हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री जी फिजिक्स प्रेप। बच्चों, यहाँ पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। चलिए आज के हम टॉपिक से शुरुआत करते हैं, लेकिन टॉपिक को शुरुआत करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्रीवियस जो आपके बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। न्यूटन के थर्ड लॉ से हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे क्या मिसकंसेप्शन है जो हम इसके अंदर बनाकर रखते हैं। पहली बात है, अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा तो तुम लोग कहोगे अरे सर ये आप किसे बता रहे हो, मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ के अंदर, मेरे को तो आपसे ज़्यादा आता है। न्यूटन का थर्ड लॉ मैं पहले से ही पढ़ता आ रहा हूँ कि भाई कोई भी एक्शन है उसका हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है, एक चीज़ याद रखना, एक्शन और रिएक्शन पेयर दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट होता है। तो तुम लोग लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हो? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तुम यही बोलते हो, तुम कहोगे यस। और फिर तुम अगर ये सोच रहे हो कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, मन में आ रहा है ना यार, एक्शन और रिएक्शन तो एक दूसरे को बैलेंस आउट करते ही हैं, ऑब्वियसली इक्वल एंड अपोजिट है तो बैलेंस कर रहे होंगे। तो भाई तुम लोग गलत सोच रहे हो, यहीं पर से मिसकंसेप्शन शुरू होता है। मैंने क्या बोला? एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पर काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो वो एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर रहे होते कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, और इस बॉक्स को मैंने क्या करा, एक फ्लोर पर रख दिया, नॉर्मल सी फ्लोर पर रख दिया। यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये फ्लोर को टच कर रहा है, इसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हुआ। ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन मेरी फ्लोर के ऊपर लग रहा है ड्यू टू द बॉक्स, क्योंकि भाई टच कर रहे हैं, यहाँ पर दाबादाबी हो रही है। तो इस कारणवश ये जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन है, मैं इसे नाम दूंगा N1, ये लग रहा है मेरे बॉक्स की वजह से मेरी फ्लोर के ऊपर। और सिमिलरली फ्लोर भी शांत नहीं बैठेगी, वो भी एक रिएक्शन जनरेट करेगी। तो उसने N2 रिएक्शन जनरेट करा। N1 और N2 मैग्नीट्यूड वाइज आपस में सेम है, डायरेक्शन वाइज अलग है, जो कि आपकी बात को बिल्कुल सही रखता है कि ये दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन मेन बात ये ध्यान से समझना, N1 और N2 एक दूसरे को कभी भी नगेट नहीं करेंगे, कभी भी बैलेंस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि N2 बॉडी नंबर 1 पे काम कर रहा है और N1 बॉडी नंबर 2 पर काम कर रहा है, दो अलग अलग बॉडीज पे काम कर रही है। तो वही बात हो गई। इस वक्त जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे को पेन का भार महसूस हो रहा है, तो तुम सोचो यार तुम्हें भी पेन का भार महसूस हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन इसकी इसके द्वारा जो कांटेक्ट नॉर्मल है वो मेरी बॉडी पर लग रही है, और मेरे द्वारा जो कांटेक्ट नॉर्मल है वो इसकी बॉडी पर लग रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कांटेक्ट नॉर्मल ने इसकी कांटेक्ट नॉर्मल को बैलेंस आउट कर दिया और जीरो कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि बॉडीज यहाँ पर अलग अलग है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ये ध्यान में रखना है एक पर्टिकुलर बॉडी जिसे आप कंसिडर आउट कर रहे हैं, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वह फोर्सेस एक दूसरे से बैलेंस आउट कर रही होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर बॉडी नंबर 1 की बात करूँ तो कौन सी दो फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रही है? एक तो ग्रेविटी फोर्स काम कर रही है और एक कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को सर बैलेंस आउट कर रही हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। ना कि ये वाला कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन इस वाले कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस आउट कर रहा है, यहाँ पर ये नहीं चल रहा। तो एक बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सकती है, डिपेंड अपॉन उनकी उनका केस क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे बॉडी पर लगने वाली फोर्स मेरी इस वाली बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स को बैलेंस आउट कर रही है। मगर अब ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में इस चीज के बारे में खास तरीके से लिखा हुआ है कि भाई मैं इस पर आ जाता हूँ। यहाँ पर उसने इंटरनल फोर्सेस के बताने की बात करी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने ये बात कर ली कि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो गई, लेकिन अगर आप टोटल सिस्टम को कंसिडर आउट करते हो, इंडिविजुअल को नहीं, अगर अलग अलग बॉडीज तुम कंसिडर आउट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली बॉडी मैंने कंसिडर आउट करी, फिर सरफेस को मैंने अलग से कंसिडर आउट करा, अगर मैं तो अलग अलग बॉडीज को लेकर चलूँ तो यहाँ पर वो एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम को कंसिडर आउट कर लूँ तो क्या वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगी? तुम कहोगे अरे सर अब कैसे आपने कह दिया, आप तो बिल्कुल बैलेंस आउट करेंगी। भैया आपने पूरा सिस्टम ले लिया ना, अब तो N1 और N2 एक दूसरे के बराबर है और अपोजिट है, अब तो बिल्कुल बैलेंस आउट करेगी। आंसर है नहीं सर, बिल्कुल बैलेंस आउट नहीं करेंगी। यार मैंने क्या कहा, वो दो अलग अलग बॉडीज पर लग रहा है, उनका वेक्टर सम जीरो हो सकता है, मतलब N1 प्लस N2, इन दोनों का वेक्टर सम जीरो हो सकता है एक पूरे सिस्टम के लिए। ये एक दूसरे को फिर भी इक्वेट नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, चलेगा। जैसा कि न्यूटन ने बोला था, न्यूटन ने कभी ये नहीं बोला कि मेरे भाई एक बॉडी पर लगने वाली फोर्स किसी दूसरी बॉडी की
फोर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है या फिर एक बैलेंस आउट कर रही है, कुछ कर रही है, ये बिल्कुल नहीं है सर। बात आप समझ रहे हो? जैसा अभी मैंने आपको बताया भाई, मेरे ऊपर लगने वाले कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन क्या क्या कर रहा है, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट डालेगा, मेरे पेन के ऊपर कुछ इफेक्ट डालेगा, ऐसा नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि मैं यहाँ पर इस चेयर के साथ कांटेक्ट में हूँ, ये चेयर मेरे ऊपर कुछ कांटेक्ट नॉर्मल लगा रही है, मैं इसके ऊपर कुछ कांटेक्ट नॉर्मल लगा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर इस चेयर के ऊपर जो कांटेक्ट नॉर्मल लग रहा है वो मेरे कांटेक्ट नॉर्मल को बैलेंस कर देगा, फिर तो मुझे हवा में उड़ जाना चाहिए था या फिर जमीन में धंस जाना चाहिए था, क्योंकि एमजी एक्ट कर रही है। आप खुद सोचिए ना। तो ये आज ही मैं अभी एमसीक्यू करवाऊंगा तो उसके अंदर आएगा, टिक करवाने को आएगा। ये लूप होल है तुम्हारा कि भाई तुम इक्वल एंड अपोजिट का मतलब ये समझ लेते हो कि दो बॉडी पर अलग अलग लगने वाली जो दो फोर्सेज है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिया, दे आर नॉट बैलेंसिंग आउट, दे आर इक्वेटिंग ईच अदर इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड दे आर अपोजिंग ईच अदर इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इटसेल्फ। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, अब हम थोड़ी सी आगे की चर्चा कर लेंगे, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद मैं थोड़ी एक्स्ट्रा चर्चा करना चाहूँगा इसके बारे में। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसे हम करेंगे ही करेंगे, इसकी क्वेश्चन की मुझे टेंशन नहीं है। मुझे जिस चीज़ की टेंशन है वो है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। तो वो हम थोड़ी सी एक बार चर्चा का विषय मान लेते हैं यहाँ पर कि फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाए कैसे। ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है कई बच्चों के लिए। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ध्यान में रखनी है वो नेसेसरी फोर्सेस जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर दे रखी है। जैसे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए जो कि मेरे सिस्टम पर एक्ट करेंगी करेंगी। आई हैव टू टेक इन अकाउंट, उसको अकाउंट में लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्सेस, ओके यार, चैप्टर मैं मैग्नेटिज्म पढ़ रहा हूँ तो मैग्नेटिक फोर्स बिना आए कैसे मैं उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अगर आप 11th-12th की जर्नी को देखेंगे तो 11th क्लास के एनएलएम के अंदर आपके पास कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना ही मैग्नेटिक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ ही मेन फोर्सेस के बारे में जानना होता है कि टेंशन हो गई, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन हो गया और वेट फोर्स हो गई। इससे ज़्यादा क्या ही फोर्सेस होती हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर हम एफबीडी बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे वो दूसरी अलग अलग फोर्सेस भी अनलॉक होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला एफबीडी में बनाऊंगा किसका, एक बॉक्स को मैंने धरती पर रख दिया, तो इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मुझे पता है कि भाई अगर मैं इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे बिल्कुल अलग कर दूंगा। ये बॉक्स मेरे लिए पहली बॉडी है और ये फ्लोर मेरे लिए दूसरी बॉडी है। बॉक्स का वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे, ये पहली फोर्स है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एमजी तो एक्ट करेगा ही करेगा। और साथ ही साथ बॉक्स के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है फ्लोर के द्वारा वो कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अगर फ्लोर का देखो तुम तो फ्लोर के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये और ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है। ऐसे ही हम दूसरा डायग्राम बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो थोड़े से अब हम बड़े बड़े डायग्राम लेने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं पेंडुलम के बारे में ये डायग्राम बना देता हूँ। एक छोटा सा पेंडुलम है, वो नीचे ऐसे लटका हुआ है ना। तो अब क्या है, एमजी फोर्स नीचे की तरफ काम करेगी, या मैं अलग से ही बना देता हूँ वरना ना तुम लोगों की आदत बड़ी गंदी हो जाती है कि तुम इसे ही लेकर बैठ जाते हो। ये है तुम्हारे पास क्या है, रोप है, रोप के अंदर टेंशन डेवलप होती है सर। तो रोप के अंदर टेंशन डेवलप होगी और अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट करेगी, और एमजी की फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, नीचे की तरफ एक्ट करेगी। एज सिंपल एज दैट, खत्म। अब इसी को मैं थोड़ा सा मोड़ तोड़ कर दिखा देता हूँ आपको। मान लो एक पर्टिकुलर पेंडुलम बॉब है जो कुछ ऐसे है, वर्टिकल से एट एन एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स एफ लगा रखी है। बनाओ इसका एफबीडी। सबसे पहले अपने जो पेंडुलम है उसको बिल्कुल अलग बना लेना। टेंशन बहुत ही ईजी होता है, एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोप। एमजी नीचे एक्ट करेगा और फोर्स एफ आगे की तरफ एक्ट करेगी। सिंपल एज दैट सर। फिर से हम आ जाते हैं आगे थोड़ा सा, और अगर हम बात करते हैं लैडर प्रॉब्लम की, लैडर प्रॉब्लम, सिंपल एज दैट। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, ये तीन फोर्सेस होने के साथ फ्रिक्शन भी होती है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। लैडर प्रॉब्लम में क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ ये देखी दीवार, और दीवार पर मैंने यहाँ एक डंडा रख दिया नॉर्मल सा, ठीक है। दीवार है, दीवार पर एक डंडा रख दिया मैंने, काइंड ऑफ लाइक समथिंग लाइक दिस। और मैंने बोला कि जस्ट, क्योंकि हर चीज़ अभी फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन तो काम कर नहीं रहा है यहाँ पर, फ्रिक्शन अभी पढ़ाया भी नहीं है, हर चीज़ फ्रिक्शन लेस है। तो नीचे की साइड यहाँ इस जगह पर मैंने ना एक पत्थर, एक बट्टा, ईंट यहाँ पर अड़ा दी ताकि ये फिसले ना। बात समझ गए? तो अब ये मैंने फिक्स कर रखा है, इसे फिक्स सपोर्ट मान लेते हैं यहाँ पर कि भैया ये फिक्स है, ये कहीं मूव नहीं करने वाला।
हमसे कहा गया कि सर एफबीडी बनाओ। किसका एफबीडी बनाओ? सर लैडर का एफबीडी बना दो। बिल्कुल बना देंगे। कैसे बनाने मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपकी लैडर है उसे अलग से बना लीजिए आप। तो मैंने यहाँ पर लैडर को बिल्कुल अलग से बना लिया। अब आप ये देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का है। जैसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे यहीं पर देखने पर पता चल गया, ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर? एक जमीन से बन रहा है, ये देखो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो जमीन पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो डंडा है ये जमीन को छू रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, भाई मेरा जो डंडा है वो इस सपोर्ट को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर छू रहा है। ये तो छूता हुआ दिखाई दे रहा होगा तुम्हारे को। अब जब ये यहाँ पर छुएगा तो एक कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन फील करेगा इस वाली दीवार की वजह से। तो हमने क्या करा, एक कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन बना दिया। दिस इज माई N1। अब जब नीचे की बात आती है तो यहाँ पर तो दो व्यक्ति हैं, एक तो ज़मीन हो गई नीचे की फ्लोर और एक हमारे पास ये सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट किस तरफ कॉन्टेक्ट नॉर्मल लगाएगा? आगे की तरफ लगाएगा। मान लो इसे मैंने N3 नाम दे दिया। और जो फ्लोर होगा वो कॉन्टेक्ट नॉर्मल कहाँ लगाएगा? वो ऊपर की तरफ लगाएगा, ऐसे। ये हो गया N2। ये फ्लोर की वजह से है। N3 किसकी वजह से? हमारे इस सपोर्ट की वजह से। अब तुम कहोगे सर पहली बात आपको कैसे पता N1 N2 N3 ऐसे ही एक्ट करेगा? आप क्यों ये नहीं बोलते कि जो N1 है वो ऐसे भी एक्ट कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकता है? क्यों नहीं एक्ट कर सकता? कोई टैक्स लग जाएगा क्या उसके ऊपर अगर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल कर सकता है सर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं ना कर्वेचर देखता हूँ, अपने सिस्टम का जो कर्वेचर है वो देखता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कर्व है, नॉर्मल सा कर्व दे रखा है और उसके ऊपर मैंने रख दिया बॉक्स। एक बॉक्स रख दो या फिर एक डंडा रख दो, कुछ भी रख दो। तो काइंड ऑफ लाइक ये रहा हमारा, एक मैंने ऐसे ये डंडा सा रख दिया। थोड़ा सा इसे पतला बना लेते हैं ताकि हमारे को दिखता रहे और डैश्ड ले लेते हैं। ये लो। अब इसे बॉक्स ही मान लो ऐसे करके। तो अब तुम कहो सर इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करेगा? कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर इसके ऊपर मैं अगर कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन बनाना चाहता हूँ ना तो मैं ऐसे बना दूंगा, ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन। तुम्हें नहीं लगता कुछ यहाँ पर गलत कर रहे हो? तुम कहोगे नहीं सर क्या ही गलत कर रहा हूँ, आप देखो ना ये यहाँ टच कर रहा है, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। तो फिर मैं कहता हूँ यार ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन कहीं लिखा है क्या? मतलब किसी किताब विताब के अंदर लिखा है क्या कि हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा? ऊपर कुछ है क्या? मतलब ऐसा कोई मैग्नेट लगी है या फिर कुछ इंडिकेटिंग है कि भैया कॉन्टैक्ट नॉर्मल तो हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा? तो कहेगा नहीं सर मैंने तो किताबों में देखा, और किताबों में भी छोड़ो सर, 2 मिनट पहले तो आपने बताया यार ये क्या चल रहा है? फिर यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नॉर्मल ऊपर लगा रखा है, अभी अभी आपने खुद बताया है और अभी आप अपनी बात से मुकर रहे हो। मैंने क्या, देखो अगर तुम्हें कॉन्टैक्ट नॉर्मल बनाना है तो हमेशा टेंजेंट बनाना सीखो, अपने सरफेस का टेंजेंट। अगर मैं इस कॉन्टैक्ट नॉर्मल को यहाँ पर से हटा दूँ और अपने सरफेस को बड़ा ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर मैं टेंजेंट बना सकता हूँ। ये रहा मेरा टेंजेंट, इस पॉइंट पर ये रहा मेरा टेंजेंट। टेंजेंट पता ही है ना क्या होता है? वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी काइनेमेटिक्स की कई वीडियो के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुमने नहीं पढ़ा और तुमने वो वीडियोस नहीं देखी। कभी भी जैसे मान लो ये कर्व है, इस पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंट निकालनी है तो वहां पर ना एक पॉइंट ऐसे खींच देना और एक ऐसी लाइन बनाना जो जस्ट उसे छू कर निकले। अब यहाँ पर मान लो मैं टेंजेंट बनाना चाहता हूँ तो एक ऐसी लाइन बना दूंगा जो जस्ट छू कर निकल रही है। मेरे कर्व को वो दो पार्ट्स में, मतलब दो लाइनों में ना काटे, ऐसे ना काटे कि भाई यहाँ पर भी एक कट आ रहा है यहाँ पर भी। नहीं सर, एक ही पॉइंट है तो एक ही बार में वो जस्ट छू कर निकल जाए। ऐसा ना हो कि तुमने ऊपर की तरफ बना दिया कि दो दो अलग अलग जगह कट कर निकल रही है, फिर तो तुम कहोगे अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर अगर मैं मान लो यहाँ पर टेंजेंट बनाता हूँ तो सर ये देखो ना ये तो यहाँ पर कट रहा है और अगर ये कर्व आगे ऐसे जाएगा तो यहाँ पर भी कट जाएगा। अरे देखो उतना नहीं सोचना, तुम्हारे को हर लाइन किसी ना किसी कर्व को काटती काटती है। तुम एक छोटा सा पॉइंट चूज करना और एक ऐसी लाइन खींच देना सच दैट कि वो हमारे कर्व से एक पॉइंट पर पास हो रही हो, जस्ट पास हो रही हो, कर्व को काटे ना, इंटरसेक्ट ना करे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बस पास हो जाए, उस पॉइंट से पास हो जाए। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरी जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी दिख रही होगी, ऐसी। तो जो मेरा कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन बनेगा वो काइंड ऑफ लाइक ऐसे बनेगा, सीधा नहीं बनेगा, थोड़ा सा तिरछा बनेगा। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो विद रिस्पेक्ट टू जो वर्टिकल है यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, आपको दिख रहा होगा कि एक पर्टिकुलर प्लेंटी अमाउंट ऑफ एंगल इज ओवर देयर, या कुछ ना कुछ एंगल तो है। तो कॉन्टैक्ट नॉर्मल वर्टिकल में नहीं काम कर रहा है जबकि एक पर्टिकुलर तिरछे एंगल पर काम कर रहा है।
अब तुम इधर आ जाओ, मेरी रॉड को तुमने देखा, रॉड का शेप ऐसा है और ये ऐसे टकरा रही है, ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कंट्रोल कर रही है। साथ ही साथ अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट भी ऐसी बनेगी। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर तुम्हारा कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन काम करता है, इसलिए यहाँ पर कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम कर रहा है। तो तुम कहोगे सर एक बात बताओ, यहाँ पर तो आपने जूम कर दिया, आप नीट के अंदर जूम करके दिखाना, फिर हम मानेंगे जब वो पेपर हमारे को देते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, ये तो समझाने का एक तरीका था, ऐसा नहीं है कि और तरीके नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा कुछ होता है। क्योंकि वरना तुम कहोगे यार सर ये क्या बात हुई, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऐसे ही काम करेगा, मुझे ऐसे ही रटना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिमाग रटे, तुम्हारा दिमाग समझे तो ज़्यादा अच्छी सी चीज़ है। जैसे ये एक बट्टा है और ये वो रॉड है, ये टच कर रहे हैं ना, ये भी तो गोल है और ये बिल्कुल सीधा है, ये इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ तुम्हें सिखा रहा हूँ। अब अगर तुम यहाँ पर आ जाओ, जो ये तुम्हारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट इस पॉइंट पर टच कर रहा है, ये इस वाले पॉइंट पर, एक सेकेंड ये चल गया इस वाले, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नॉर्मल फील होगा। ये इस वाले पर टच कर रहा है तो यहाँ कॉन्टैक्ट नॉर्मल फील होगा। ये बताना बड़ा ज़रूरी था कि सरफेस पर टेंजेंट बनाओ तब जाके कॉन्टैक्ट नॉर्मल को शो करना, क्योंकि अदरवाइज तुम यही समझ लोगे कि यार बस ऐसे ही तो कॉन्टैक्ट नॉर्मल हमारा काम करता है, ऐसे ही बना दिया उलूल जुलूल तरीके से। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको एक नया केस दिखाऊंगा, उस केस के अंदर आपको थोड़ा सा और इसके बारे में पता चलेगा। अब एम भी नीचे काम करता है, तो एम को मैंने ऐसे नीचे बना दिया, दिस इज द FBD ऑफ दिस पर्टिकुलर लैडर ओवर हेयर। अब बात आ रही है कॉन्टैक्ट नॉर्मल की, तो यहाँ पर मान लो मैंने ये वाला सिस्टम डिज़ाइन कर दिया कि भाई मेरे पास जो लैडर है वो कुछ ऐसे पड़ी हुई है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि कुछ लैडर हमारी अ, कुछ लैडर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट हमारे यहाँ दीवार से टकरा रहा है, बाकी की लैडर पीछे की तरफ निकली हुई है। तो अब अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो इसका FBD कैसा बनेगा। देखो कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा गलत सोच लेते हैं, और मैं उनको बोल भी नहीं रहा कि उन्होंने गलत सोचा है। उन्होंने गलत इसलिए सोचा है क्योंकि किताब में ये ऐसा लिख कर आ रहे, तो वो क्या ही सोचेंगे। वो अभी भी यहाँ पर कहेंगे कि सर जो मेरा कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लग रहा है। मान लो मैंने उसे नाम दे दिया P। लेकिन बेटा तुम अगर यहाँ पर आओ, ध्यान से देखो इस जगह पर, तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर ये जो पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पर, वो इस तरफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल नहीं लगाएगा, वो कॉन्टैक्ट नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो तुम कहोगे सर प्रूफ कर दो इस चीज़ को। भाई एक चीज़ देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाता हूँ तो वो टेंजेंट कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तुम कहोगे नहीं सर, क्यों ऐसी बनेगी। भाई ये पॉइंट है ना, मैं टेंजेंट ऐसे भी तो बना सकता हूँ। बिल्कुल बना सकते हो, मैथ्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैं यहाँ रेड कलर से पॉइंट ऑफ, देखो मैं इतनी कंफ्यूजन इसलिए ही तुम्हारे लिए क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है कि रात के 12-1 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और तुम्हारे को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम्हारे मन में सवाल अगर नीट के समय उठ गया तो भाई डब्बा गोल हो जाएगा, फिर तुम अपने आप से ही आता जाता सवाल पूछोगे। कन्विंस करना अपने आप को किसी भी एक पर्टिकुलर बात पे, ये एक अच्छी बात नहीं है। हमें अपने आप से सवाल पूछने ही चाहिए, तभी जाकर हमारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। ये पॉइंट देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाता हूँ, तुम्हें नहीं लगता जो मेरा जो टेंजेंट होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। एक मिनट में बस ये कलर चेंज कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। जो मेरा कुछ टेंजेंट होगा अगर वो ऐसे बनने की कोशिश करेगा ऐसे, तो इस पॉइंट से तो टच हो गया, पॉइंट से टच हो गया, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इस कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन में इतना हिस्सा मेरे रॉड का रह गया है। वो एक हिस्से को पकड़ रहा है और एक हिस्सा रह गया है। खुद सोचो, मैं तो तुम्हारे को बिल्कुल यहाँ पर व्यू करके दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया देख इस केस के अंदर तेरा कॉन्टैक्ट नॉर्मल तिरछा चला जाएगा, नहीं। इस पोर्शन का तुम क्या करोगे, तुम मुझे प्रैक्टिकल तौर पे ये बताओ ना, ये भी तो पोर्शन है ना जो टच कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट को। सिर्फ यही थोड़ी ना कि आगे का इतना पोर्शन टच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप अपना कॉन्टैक्ट नॉर्मल बनाएंगे तो आपको बड़ा ही क्या है केयरफुल रहना पड़ेगा। ये अपने आप में एक पर्टिकुलर केस है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसा कॉन्टैक्ट नॉर्मल बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो कि दोनों पार्ट्स को ले, आगे वाले पार्ट को भी और पीछे वाले पार्ट को भी। अब ये देखो मेरा कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन, मैंने टेंजेंट बनाई, ये मेरी टेंजेंट बनी। अब जब इसमें कॉन्टैक्ट नॉर्मल बनेगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब तुम कहोगे सर इसमें और पिछले वाले में क्या खासियत है, इस वाले में ये पार्ट भी कवर अप हो रहा है, इसमें ये पार्ट भी कवर अप हो रहा है।
दोनों पार्ट कवर अप हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका टेंजेंट हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा अगर दोनों पार्ट कवर करने हैं। वरना लोकलाइज तरीके से देखा जाए तो ये पार्ट का क्या हुआ सवाल पूछा जा सकता है और इस पार्ट का क्या हुआ सवाल पूछा जा सकता है। अगर तुमने या तो टेंजेंट ऐसे बना दी तो तुम इस पार्ट को खोदोगे, अगर तुमने टेंजेंट ऐसे बना दी तो तुम इस पार्ट को खो रहे हो। अगर तुमने टेंजेंट, और कौन सा तरीका था, बस यही तो दो तरीके थे, एक तो ये था और एक तो ये था, तो तुम कुछ ना कुछ पार्ट खो रहे हो। लेकिन अगर तुमने टेंजेंट ऐसे बनाई तो तुम्हारे को पता है यार इतना जो पार्ट है जो एक्ट कर रहा है वो भी हमारे कैलकुलेशन में आ गया और इतना पार्ट भी हमारी कैलकुलेशन में आ गया। नेवरदलेस ये तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर किसी बच्चे को ना ध्यान रहे तो सिंपल सी बात है, इस वाले केस के अंदर तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल है वो ऐसे एक्ट करेगा, तुम्हारे जो रॉड है उसके परपेंडिकुलर mg नीचे एक्ट करेगा। अगर यहाँ पर कोई रोकने वाला स्टॉपर में लगा देता हूँ तो स्टॉपर का जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरफ एक्ट करेगा स्टॉपर का, और नीचे से जो ज़मीन है वो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ ऐसे एक्ट करवा देगी। बस इतना सा, यही है तुम्हारा एफबीडी का। अब एक और एफबीडी बना लेते हैं। तुम कहोगे सर एक और एफबीडी, मेरे में तो जान नहीं है। भाई सीख लो, अच्छी बात है तुम्हारे लिए। ये मान लो एक सर्कल है और यहाँ मैंने ऐसे करके दो लाइनें ले ली, सिंपल सी दो लाइनें। इनको मैंने रीएडजस्ट कर दिया, एक को यहाँ पर एक को यहाँ पर। मैंने बोला कि एफबीडी ऑफ द बॉल बनाओ, इस बॉल का एफबीडी, ये दोनों फ्लोर्स है, ज़मीन है। देखो ये सेंटर सी होता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल होगा बॉल के केस में वो हमेशा सेंटर से जस्ट पास होता हुआ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक लाइन बनानी है जो कि सेंटर से जस्ट पास होती हुई जाए, ये देखो। और यह जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी तुम्हारी ज़मीन के, आपको दिख भी रहा होगा परपेंडिकुलैरिटी। सिमिलरली दूसरी जगह भी मैं बना सकता हूँ, ये देखो। यहाँ पर से अगर तुम कहो तो मैं ये भी बता दूंगा, ये भी प्रूफ कर दूंगा कि मैंने कैसे बनाई। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अभी के लिए मैं यही मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब तुम टेंजेंट बनाओगे तो तुम कहोगे कि सर जो टेंजेंट मेरी यहाँ पर बनेगी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये। तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही हमारे को, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही हमारे को कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन दिखाना होता है। ऐसा दोनों पॉइंट्स पर होगा। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये मान लो हमारे पास कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन N1 हो गया, ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन हमारा N2 हो गया, और mg का एक्ट करेगा नीचे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सर्कल के ऊपर तीन चीज़ें काम कर रही हैं, एक तो mg काम कर रहा है, एक कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन N2 काम कर रहा है, एक कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन N1 काम कर रहा है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीट के लिए PYQs के अंदर सबसे ज़्यादा अगर तुम कोई क्वेश्चन देख सकते हो तो इसी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स आपकी ज़ीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो के बराबर आएगा, जिसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम जीरो के बराबर हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि जीरो के बराबर होगा। तो जो फाइनल मोमेंटम है वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि भाई मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स बाहर से हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट ना कर रही हो। तो यहाँ पर आप ये अंडरलाइन कर सकते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रही हो, ऑफ द इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ, जो कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, गन वाली प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली हमारे पास एक गन होती है जिसके अंदर एक बुलेट होती है, और ये जो गन है उसका खुद का मास कैपिटल M होता है और बुलेट का मास स्मॉल m होता है। जब ये बुलेट चलती है, मतलब जब ये गन फायर करती है तो बुलेट आगे जाती है और गन पीछे जाती है। गन की पीछे जाने की वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, बुलेट की आगे जाने की वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ बुलेट कहते हैं। तो हमसे पूछा जाता है यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन इटसेल्फ। तो हम यहाँ पर क्या क्या लिखते हैं कि भाई फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, बैलेंस है। लिखने का तरीका ये नहीं होना चाहिए, आप लिखने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेट मोमेंटम जीरो है, तो हम कैसे लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारा, जीरो। मैंने सॉरी गलती से मैंने नेट मोमेंटम जीरो बोल दिया। हमारे पास यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, मेन चीज। इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है, जीरो, क्योंकि कुछ भी मूव नहीं कर रहा, सब अपनी जगह स्टेशनरी है। फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, जब हमारी बुलेट फायर होगी तो बुलेट तो आगे की डायरेक्शन में जा रही है, तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट।
वो आगे जा रही है तो हम प्लस कर देंगे। प्लस क्यों लिखेंगे? क्योंकि बुलेट आगे की तरफ जा रही है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आगे गए तो पॉजिटिव और पीछे गए तो नेगेटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ गन को देखूं तो मेरी पूरी की पूरी जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉयल हो रही है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? रिकॉयल। वेयर एम इज द मास ऑफ गन एक्सक्लूडिंग द बुलेट इटसेल्फ। जो मजल है तुम्हारा, जिसे पकड़े बैठे हो, दुनाली जिसे पकड़े बैठे हो, वो बंदूक जिसे पकड़े बैठे हो, उसका मास एक्सेप्ट द बुलेट। बुलेट जा चुकी है, बुलेट इज नॉट योर पार्ट। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारा सेम है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, और ये जो गन है क्योंकि ये पीछे की तरफ मूव कर रही है इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लगा दिया। -1 इसलिए लगाया, ये चीज पीछे की तरफ जा रही है। तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ पर से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन निकल कर आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन, एज सिंपल एज दैट। और एक आध और क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेता हूँ मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या था कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन इसके अंदर तुम्हारे PYQs के अंदर देखने को मिल जाएगा, वो कहेगा कि हमारे पास ना एक बॉम्ब है, ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है, टूट जाता है, तो इसका एक पार्ट वाई डायरेक्शन में जाता है, एक पार्ट एक्स डायरेक्शन में जाता है। इन दोनों का मास सेम होता है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। अगर हमारे बॉम्ब का मास 5m के बराबर है तो हमसे ये पूछा जाता है कि पहली चीज़ ये बताओ कि जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो किस डायरेक्शन में गया, जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसकी स्पीड क्या होगी। बस इतना सवाल कि उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसकी स्पीड क्या होगी। अब हमें तो नहीं पता भैया कितनी होगी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो हम थर्ड पार्ट का मास निकाल लेते हैं। मैंने ये माना कि वो थर्ड पार्ट किसी इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी वेक्टर v है। मुझे ये भी नहीं पता उसका मास क्या है, तो मैं मास निकाल लेता हूँ 5m माइनस 2m दैट इज 3m। भाई अगर ये m है ये m है तो इसका मास कितना हो जाएगा? 3m। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन होगा मास ऑफ पार्टिकल 1 इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल 2। ऐसे एक क्वेश्चन बना देगा वो कि भाई ये जो दोनों पार्टिकल आफ्टर द एक्सप्लोजन जा रहे हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, इन दोनों का मास किसके बराबर है? m के बराबर है। साथ ही साथ इन दोनों की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 की, इन दोनों की वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम है। कितनी है? v। ये लो सर। और पूछा क्या जाएगा? टू फाइंड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल। मैंने वेलोसिटी इसलिए लिखा क्योंकि मैं क्वेश्चन को थोड़ा और चटपटा बनाना चाह रहा था। स्पीड निकालनी होती है, बहुत ही बेसिक तरीके से निकल जाती है। इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है आप पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको लिखना है सबसे पहली चीज क्या कि मेरे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है। फटने से पहले बॉम्ब क्या था? रेस्ट पर था, तो ये चीज स्पेसिफाई करेगा। बिफोर एक्सप्लोडिंग, ये भी स्पेसिफाई करेगा बॉम्ब वाज एट रेस्ट, बॉम्ब हमारा रेस्ट पर था। तो यहाँ पर ये चीज़ें गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? इनिशियल मोमेंटम पूरे के पूरे बॉम्ब का कितना हो जाएगा? 0। फाइनल जब मोमेंटम हम लिखेंगे तो आपको लिखना कैसा है उसकी विधि मैं बता देता हूँ। आपको ये लिखना है कि जो मेरी पहली बॉल है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका मैंने P1 वेक्टर लिख दिया। ऐसी जो मेरी दूसरी बॉल है वाई डायरेक्शन में जा रही है तो मैंने P2 वेक्टर लिख दिया। और तीसरी मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रही है, मैंने P3 वेक्टर लिख दिया। ऐसे लिखने से ना हमें फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा क्या हो जाता है? P3 का मुझे नहीं पता ना, मुझे उसके वेलोसिटी वेक्टर नहीं पता, मुझे उसकी स्पीड नहीं पता ना, हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने 2 मिनट पहले ही ये चीज़ पढ़ी है कि भाई इनिशियल मोमेंटम और फाइनल सेम होता है। तो इनिशियल 0 हो गया तो फाइनल क्या हो जाएगा? 1 के द्वारा, 2 के द्वारा और 3 के द्वारा। तो अगर मैं 3 का आंसर निकालूँ तो क्या आ जाएगा? -P1 प्लस P2। ये बात समझ आई? थर्ड मोमेंटम विल बी -P1 -P2। P1 की वैल्यू क्या है? भाई देखने से ही पता चल रहा है, ये मास m इस वेलोसिटी v से आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मैं लिख सकता हूँ mv कैप और दूसरे वाले को लिख सकता हूँ mvj कैप। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया जो मेरा थर्ड मोमेंटम है वो किस तरफ जा रहा होगा। अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफ के अंदर मैं देखूँ तो वो एक्स डायरेक्शन में भी नेगेटिव जा रहा है और वाई डायरेक्शन में भी नेगेटिव जा रहा है। सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, और वो है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब वो मान लो किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऐसे मूव कर रहा है,
हमारे को तो नहीं पता नहीं ये एंगल कितना होगा। तो तुम यहाँ पर ना पहले वेलोसिटियाँ लगा देना। जैसे नीचे की साइड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एम वी, वो सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूँ, मोमेंटम। तो नीचे की साइड मोमेंटम कितना हो गया, एम वी, और पीछे की साइड मोमेंटम कितना हो गया, एम वी। तुम कहोगे सर आपने ऐसा मोमेंटम इसका क्यों बनाया, यार ये P3 है, ठीक, यही थर्ड मोमेंटम है। इसका एक एक्सपेक्ट एक्स डायरेक्शन में है लेकिन नेगेटिव के, एक एक्सपेक्ट वाई डायरेक्शन में है लेकिन नेगेटिव के, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पर बना दिया। अब मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक। तो ये एंगल अल्फा निकालने के लिए तुम क्या करना, टेन अल्फा जो इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने हो, ये वाली लाइन एंगल अल्फा के सामने, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये किसके बराबर होगी, एम वी के बराबर होगी। उसको डिवाइड कर देना बेस की लाइन से, आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, देखो तुम क्या करना, एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करना। ये मैग्नीट्यूड तुम्हारे को पता है एम वी के बराबर है, सामने वाले का नहीं पता, सामने वाले का नहीं पता तो ये देख लो कि सामने कौन सा वेक्टर है, उसे यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, सामने किसका वेक्टर है, सामने तो ये वाले मोमेंटम का वेक्टर है, एम इंटू वी, है कि नहीं। तो यहाँ पर से ही देखने से हमें पता चल रहा है कि एम वी आई कैप और ये क्या है, एम वी हमारा जे कैप। तो जो थर्ड मोमेंटम का वेक्टर है वो दो डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक माइनस आई में और एक माइनस जे में। तो ये मेरा माइनस आई का वेक्टर है एम वी, और ये मेरा माइनस जे का वेक्टर है एम वी। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एम वी अपॉन में एम वी रख दिया, तो एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 45। क्लियर। जैसे ही मेरे पास एंगल 45 मेरे को देखने को मिल जाएगा, अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई ये मेरा मोमेंटम है, इस मोमेंटम का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। अब मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा वेलोसिटी वेक्टर। तो जो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास निकल कर आया वो है माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप। अब ये वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री के एंगल पर है, अगर आप एंगल यहाँ से लेना चाहे तो भी 45 डिग्री आएगा, दैट इज 90 माइनस अल्फा। तो ये 45 डिग्री के एंगल पर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये होगा इसका एक परफेक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये वाला बहुत बार हमसे पूछा जाएगा, देख लेना। तो मैंने डायरेक्शन भी बता दिया वेलोसिटी का कि सर ये मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और मैंने एंगल भी निकालना सिखा दिया, और पूरी तरीके से तुम्हारे को ये भी बता दिया कि हाउ यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन क्वेश्चन सच लाइक बॉम्ब, कि बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो जो मोमेंटम होगा उसे हमें कैसे डील करना है। मेन चीज यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, मेन चीज है यहाँ पर ये नोटेशन, कि आप इस नोटेशन को कैसे डील आउट कर पा रहे हो सर। ये नोटेशन वेक्टर नोटेशन, मोमेंटम इनिशियल और फाइनल कर देना सही नहीं है, कभी नहीं होता। जब तुम इनिशियल और फाइनल कर रहे हो तो एटलीस्ट लिखो कि मेरा इनिशियल मोमेंटम 0 था, और जब तुम फाइनल कर रहे हो तो एटलीस्ट वेक्टर फॉर्म में लिखो कि मेरा जो मोमेंटम होगा वो तीनों की वजह से होगा, 1 2 3। तो सुपर पोजिशन यूज कर सकता हूँ मैं। यहाँ तक ये बात क्लियर है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सपेक्ट हो जाता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन अब उनका कोई तुम ये बोल सकते हो कोई वो नहीं रह गया, कोई फायदा नहीं है उन सबको करके, यही क्वेश्चन अपने आप में अकेला और काफी क्वेश्चन